नाज़रीन, आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़े फैसले आज हो सकते हैं। एक तो कुछ ही देर के अंदर ट्रंप जो है वो इजराइल लैंड होंगे और इसके साथ जो है वो आज ग्लोबल समिट होने जा रहा है फलस्तीन के हवाले से, और ये अपनी नौयत का एक मुनफरद समिट है जो आउटसाइड यूएन हो रहा है। यूएन में तो चलो अभी न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन हुआ था तो उसमें ग्लोबल लीडर जब शरीक हुए, लेकिन आउटसाइड द यूएन ये इतना बड़ा जो इंटरनेशनल गैदरिंग होने जा रही है ये बहुत ही अहमियत की हामिल है। इसमें दुनिया के तमाम बड़े लीडर जो है वो शरीक हो रहे हैं। इसमें जर्मन चांसलर, इसमें बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर, इसमें इटली के प्राइम मिनिस्टर, इसमें फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, इसमें स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, यूरोपीय यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं वो काउंसिल के वो इसमें शरीक हो रहे हैं, और उर्दगान जो वो शरीक हो रहे हैं, जॉर्डन के किंग जो वो शरीक हो रहे हैं। तो जर्मनी और ये सारे मालिक तो इसलिए आ रहे हैं कि जाहिर है जो उन्होंने इजराइल की सपोर्ट जारी रखी तो वो थोड़ा सा कवर अप चाह रहे हैं। तो लेकिन तमाम दुनिया के लीडर जो वो इसमें शरीक होंगे और देखते हैं कि उसमें क्या चीजें सामने आती है। क्या जाहिर है, जाहिर में तो एक पीस की एफर्ट हो रही है, लेकिन उसके पीछे क्या मकासद है वो भी बहरहाल नजर आ जाएंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और ये अच्छा है, इस कॉन्फ्लिक्ट का इंटरनेशनलाइज हो जाना ये अच्छा है, ठीक है ना। ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी डेवलपमेंट है फलस्तीनियों के लिए कि देखना है कि जरूरत पड़ी है तो दुनिया सारी इकट्ठी हो रही है ना। अच्छा, एक बात तो ये होगी। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये सामने आ रही है कि ट्रंप इस वक्त कंसीडर कर रहे हैं कि इजराइल की जो मिलिट्री एड है वो रोक दी जाए। क्यों? क्योंकि मागा का प्रेशर बहुत ज्यादा है। मागा के शदीद प्रेशर के अंदर ट्रंप इस वक्त कंसिडर कर रहे हैं कि वो इजराइल की जो मिलिट्री एड है उसको रोक दें। अगर ऐसा होता है, जो कि ज़ाहिर ट्रंप नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी यूरोप के अंदर जब वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं फलस्तीन के लिए। और दूसरी तरफ बड़ी डेंजरस डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका ने 10,000 ग्राउंड फोर्सेज जो हैं वो डिप्लॉय कर दी हैं वेनेजुएला के करीब, जो उनके अहम तरीन बेस है वहां पर 10,000 फौज वो डिप्लॉय कर दी गई है। और नई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी अंडर कंसिडरेशन है कि जो वेनेजुएला का कैपिटल है उसके ऊपर अटैक किया जाए और फिर एक मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए फौज को ऑन ग्राउंड उतारा जाए और जो प्रेसिडेंट मडोरो हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाए और वहां से उनको जब ले जाया जाए। ये इस तरह का एक ऑपरेशन भी अंडर कंसिडरेशन है और इसकी प्लानिंग जब हो रही है। इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें यह था कि जो एयरपोर्ट्स हैं उन पर फौज उतरेगी, जो बंदरगाहें हैं उनको जब वो कैप्चर किया जाएगा, की स्ट्रेटेजिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैप्चर किया जाएगा। तो ये सारी चीजें तो चल रही हैं, लेकिन मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका का ये फैसला कर लेना कि वो हर सूरत में जो वेनेजुएला की गवर्नमेंट है उसको रिप्लेस करेगा अपनी एक नुमाइंदा हुकूमत के साथ, ये असल बात है। कौन सा तरीका बनाया जाएगा? बंदरगाहों पर, एयरपोर्ट्स पर हमला करेंगे, फौजी बगावत करवाएंगे, प्रेसिडेंट मडोरो को गिरफ्तार करेंगे जो फलस्तीन के इस वक्त बहुत बड़े सपोर्टर हैं और इंपीरियलिज्म के खिलाफ, साम्राज्य के खिलाफ एक बहुत बड़ी तवाना आवाज है, उनको इस तरह से उठाकर लेकर जाएंगे। जो भी तरीका वो इख्तियार करेंगे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है इस पॉलिसी का बन जाना कि वो हर सूरत में ये रिजीम चेंज चाहते हैं। ये डेंजरस बात है। तो इसके लिए कोई भी वो रास्ता लेंगे तो ये बड़ा मुश्किल वक्त है वेनेजुएला के लिए, और ना सिर्फ वेनेजुएला के लिए बल्कि ईरान के लिए, बल्कि नॉर्थ कोरिया के लिए, बल्कि क्यूबा के लिए, बल्कि कोलंबिया के लिए। तो ये तमाम रियासतें जो साम्राज्य के खिलाफ लड़ रही हैं और झुकने से इनकारी हैं, इनके ऊपर ये बड़ा ही मुश्किल तरीन वक्त है। तो इसके साथ जो है वो चाइना और अमेरिका की जो जंग है वो अगली स्टेज पर जा चुकी है, जिसमें चाइना ने बहुत बोल्ड फैसला जो वो ले लिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है और जिसकी मजीद डिटेल ये सामने आई है कि अगर रेयर अर्थ मिनरल्स की जो मिकदार है वो 0.1% से ज्यादा है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा चाइनीज गवर्नमेंट से। जो है वो अगर मिनरल की तादाद 0.1% से ज्यादा, यानी वो लाइसेंस के बगैर आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो इससे क्या हुआ है कि चाइना ने इस एक फैसले से पूरी जो वेस्टर्न और अमेरिकन जो टेक्नोलॉजी है उसको अपने हाथ में कर लिया। अच्छा, ये बड़ा वाकया इसलिए है कि ये जो आप सारा कई सौ साल का दौर देखते हैं वेस्टर्न हेजेमनी का, उसमें कभी कोई ऐसा टाइम नजर नहीं आया कि वेस्ट जो है वो किसी दूसरे मुल्क के किसी एक फैसले से इतना ज्यादा मजबूर हो जाए या किसी चीज के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाए। और फिर चाइना में फर्क यह है कि चाइना वो है जिसको इन्वेड नहीं किया जा सकता है, यानी अगर वेस्ट को किसी चीज की जरूरत हुई है और आगे से नहीं दी गई तो वेस्ट ने वो जाकर छीन ली है। चाइना से कैसे छीनेंगे? चाइना को कैसे इन्वेड करेंगे? ये इराक और लिबिया तो है नहीं, तो वहां उसको कैसे इन्वेड करेंगे? तो ये दो बड़े मसले हैं। कभी वेस्ट इतना डिपेंडेंट नहीं हुआ और इस मॉडर्न टाइम के अंदर यानी वेस्ट की जो सारी टेक्नोलॉजी है, अमेरिका की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, उनके फाइटर जेट्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ये फोन्स हैं, यू नेम इट, और उसमें ये मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं। इसके बगैर तो आप आगे बढ़ नहीं सकते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो मिनरल्स तो सारे जो है वो चाइना के कंट्रोल में है। अब उन्होंने इतना बोल्ड फैसला उठा लिया, तो इस सतह की डिपेंडेंस कभी इन तमाम सैकड़ों सालों में नहीं हुई और ऐसी किसी ताकत का उनसे सामना नहीं हुआ कि जिसे वो चीज छीन नहीं सकते हैं। तो ये दो बड़े चैलेंज, और अमेरिका जो है वो 100% टैरिफ और 100 से भी ज्यादा की बात कर रहा है। तो बुनियादी तौर पर वो ये जंग है जो छिड़ चुकी है, ये ऐलानी जंग है। बड़ी ताकतें ऐसे ही लड़ती हैं और बड़ी ताकतें जब बरहरास लड़ती हैं तो उसको वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। तो ओवरऑल ये बड़ी ताकतों की लड़ाई इसी तरह से होती है। फिर ट्रंप जो है
वो हेल्प कर रहे हैं यूक्रेन की, अमेरिका जो है हेल्प कर रहा है यूक्रेन की, रशिया का जो ऑयल और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह करने के लिए। ये तो आलमी जंग छेड़ने के मुतरादिफ। देखिए, हम कहते हैं जी नेटो रशिया की जंग होगी, नहीं जंग होगी नहीं, जंग स्टार्ट हो चुकी है। ये उसका वन ऑफ द फेज है कि यूक्रेन और रशिया की जंग हो रही है, किस जरूरत नहीं हो रही। असल में तो ये नेटो की जंग है, यूक्रेन किस खेत की मूली है। तो देखिए नेटो की पॉलिसी क्या है, वो ये है कि यूक्रेन की जंग के जरिए रशिया को कमजोर किया जाए और फिर उसके साथ अगर डायरेक्ट फाइट होनी है तो पहले उसको प्रॉक्सी वॉर के जरिए मैक्सिमम वीक कर दिया जाए। तो ये रशिया कैसे अफोर्ड करेगा कि उसका जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर उसकी सारी इकोनॉमी चल रही है, जिसके ऊपर उसकी सारी वॉर चल रही है और आगे चलनी है, वो उसको आसानी से तबाह होने दे। वो वेट करता रहे और बस यूक्रेन ड्रोन, एक ड्रोन मार के उनका पूरा जो रिफाइनरी है उसको उड़ाता रहे। ये रशिया कैसे अफोर्ड कर सकता है? और अगर उसकी सिर्फ 15 से 20% भी अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया तो फिर क्या होगा? तो ये तो नेटो की जंग है जिसका एक फेज ये है कि पहले वो यूक्रेन से लड़वा के रशिया को कमजोर कर रहे हैं। तो रशिया किसी भी ऐसी पॉलिसी को जो अफोर्ड नहीं करेगा। ताजा तरीन जो रिपोर्ट है, रशिया ने 1100 टैंक्स है वो प्रोड्यूस किए हैं। ये पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क से या नेटो की प्रोडक्शन से ज्यादा हैं। 1100 टैंक्स जो एग्जिस्टिंग हैं वो तो हैं, 1100 न्यू प्रोड्यूस किए हैं और मजीद टास्क दिया है अगले आने वाले महीनों के लिए और साल के लिए कि कितने ज्यादा टैंक्स जो है वो प्रोड्यूस करने और व्हीकल्स प्रोड्यूस करनी है। तो वो किस लिए हैं? ये यूक्रेन से जंग के लिए तो नहीं है, तो ये नेटो के साथ जंग के लिए हैं, जो कि हम कहते हैं कि होगी। असल में वो वन ऑफ द फेज जो है वो शुरू हो चुका है और ऐसा नहीं लग रहा कि नेटो या यूरोप जो है, जो रशिया का बुनियादी प्रिंसिपल मुतालबा है उसको कभी पूरा करेगा। तो वो बल्कि यूक्रेन को मजीद मदद देने की बात कर रहे हैं, यानी वो जंग को प्रोलॉन्ग करने की जब वो बात कर रहे हैं। रशिया का जो प्रिंसिपल स्टांस है उसको वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए ये जंग आने वाले 1-2 सालों में या महीनों में या दिनों में ये तय है। और उसमें यह है कि कोई एक इवेंट किसी भी वक्त इसको आलमी जंग में तब्दील कर सकता है, वगरना 1-2 साल के अंदर इसकी तैयारी ये की जा रही है कि 1-2 साल के अंदर फिर भिड़ जाएंगे। अगर कोई ऐसा इवेंट नहीं भी होता तो भी 1-2 साल में दोनों तरफ से ये तैयारी हो रही है, जो यूरोप के अंदर इंडस्ट्री लग रही है और जो रशिया प्रोडक्शन कर रहा है। तो इससे दरमियान एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करते हैं। रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि ट्रंप इस वक्त अंडर प्रेशर हैं मागा की वजह से कि वो इजराइल की एड बंद करे और आगे मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं। तो जिस वोटर बेस की बुनियाद पर ट्रंप जीते हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादा नाखुश है ट्रंप से। तो उसको खुश करना है, उसको मुतमईन करना है और अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को अब सही अंदाज में लागू करना है। और यही वो बुनियाद है जिसके ऊपर जब एक्सपर्ट आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये वो फैक्टर है कि ट्रंप के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोबारा जंग शुरू करवाना, क्योंकि उसने 9 महीने दे दिए हैं, जिससे उसका इमेज भी डिस्ट्रॉय हुआ है और उसकी वोटर बेस भी नाराज हुई है। और अभी मिड टर्म इलेक्शंस आने जा रहे हैं। बुनियादी मुतालबा और अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी ट्रंप उसको इन ट्रू सेंस जो है वो इंप्लीमेंट नहीं कर सके हैं। तो अब इसलिए वो दोबारा जंग शुरू करवाना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा ट्रंप के लिए एक्सपर्ट्स के मुताबिक, और ये कि वो इमदाद रोकने जा रहे हैं। अब ये हैरेड्स की खबर है। ट्रंप ऑर्डर्ड नेतन्याहू टू एंड द गाजा वॉर एंड नाउ मिलिट्री एड टू इजराइल इज हिज टारगेट। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपनी टीम के साथ मीटिंग की है जिसमें यह बात डिस्कस हुई है। ट्रंप कंसिडर कर रहे हैं इजराइल को मिलिट्री एड। और दूसरी बात यह है कि देखें, जब जंग नहीं हो रही तो फिर मिलिट्री एड की भी इजराइल को जरूरत नहीं है, बयानिया ना। तो यानी कि जो वहां पर इजरायली लॉबी है या जो इनके मजहब के लोग हैं, ज़ाहिर है वो भी नाराज ना हो। तो एक किस तरह के दरमियान रह सकते, इजराइल को मिलिट्री एड की जरूरत ही नहीं है, मैंने तो वहां पर अमन करवा दिया है। देखें, मिडिल ईस्ट में अमन हो गया है, तो जरूरत क्या है, मिलिट्री एड की जरूरत ही नहीं है। तो ये बहरहाल है। अब ट्रंप इसको कितना इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्यों वो कर रहे हैं? क्योंकि उसकी जो वोटर बेस है वो शदीद इस वक्त नाराज है और उसको मुतमईन करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं। दूसरा जो है वो गुज़श्ता रात जो है वो स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर और जो जैरेड कुशनर की वाइफ है यानी जो ट्रंप की बेटी है, उसने तल अवीव में लाखों का वहां पर मजमा था सेटलर्स से, जिनके साथ खिताब भी किया। तो वहां पर नेतन्याहू के खिलाफ भी नारे लगे। लेकिन ये एक काइंड ऑफ रिलेशन का भी सबूत है कि दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें ट्रंप की बेटी जाकर जब वो खिताब कर रही है। ये काइंड ऑफ रिलेशन जो है इजराइल के साथ बहुत स्पेशल है, लेकिन अब इसमें बहुत सारी दरारें भी जो है वो आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रंप इंतजामिया या अमेरिका वेरी सून को इजराइल को अबंडन करने जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन दुनिया बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रही है। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो हैरेड्स की एक और हेडलाइन देखिए, अ मैसेज टू फार राइट मिनिस्टर स्मोट्रिच, ट्रंप हैज स्पोकन, द वॉर इन गाजा इज ओवर। जंग खत्म होगी। ये बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है और ये एक वन ऑफ द पर्सपेक्टिव है कि ये दोबारा अब शुरू नहीं हो सकेगी। माजी के जो सीज फायर हुए हैं और आज का जो सीज फायर हुआ है उसमें काफी डिफरेंस है। लेकिन दूसरी तरफ इजरायली अभी से जो सिग्नल दे रहे हैं, देखें सबसे पहली जो क्लॉज थी इस डील की वही इजराइल ने वायलेट की, जो सीनियर फिगर्स हैं उनके रिलीज के हवाले से। तो ट्रंप किसी भी वक्त अभी लैंड कर जाएगा इजराइल में
और उसके बाद वो मुलाकात करेगा और पार्लियामेंट से खिताब करेगा और उसके बाद वो मिस्र में और आलमी कॉन्फ्रेंस जो है उसको चेयर करेगा। बड़ा ये आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, फलस्तीनियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। तो जाहिर में तो पीस है, लेकिन इसके पीछे क्या है ये भी हमारे सामने आ जाएगा। एक और चीज आप देखिए कि इजरायली आर्मी ने कहा है कि जो फलस्तीनी वापस आ रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो जो येलो लाइन है वो उसकी तरफ भी अप्रोच कर रहे हैं। तो अगर वो मजीद करीब आए तो हम उनके ऊपर जब गोलियां चलाएंगे। यानी देखें जो येलो लाइन है वो कौन सा, वहां पर कोई ऐसा वाजे है कि भाई ये लाइन है, वो तो मैप के ऊपर खींची गई लकीर है ना, वहां पर कोई ऐसी वाजे चीज नहीं है कि भाई ये येलो लाइन है। तो अब इजरायली आर्मी कह रही है कि हम गोलियां चलाएंगे उन पर, वो इस तरफ जब ना आए। अब ये फलस्तीनियों को कैसे पता चलेगा? और इजराइल तो वैसे भी मौके तलाश करता है। तो ये बढ़ते ना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। यानी अगर इजराइल इसी तरह गजा में रहता है तो फिर ये तो मसला होगा, वो इस तरह की चीजों को एक्सप्लॉइट करके अटैक करेगा, तो ये अफोर्ड तो नहीं किया जा सकता। तो हमास ने स्टेटमेंट जारी किया कि अगर इजराइल ने इस तरह का कोई अटैक किया या बमबारी की तो हम इसमें रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इजराइल का गजा में मौजूदगी का मतलब यह है कि हर वक्त यह खतरा रहेगा कि किसी एक वाकये से कुछ भी हो जाए। द मूवमेंट विल रिस्पॉन्ड टू एनी इजरायली एग्रेशन इफ द वॉर इज रेज्यूम्ड। यह हमास का क्लियर मैसेज है, दोबारा हमला हुआ तो फिर हम रिस्पॉन्ड करेंगे। और इंटरनेशनल फोर्स जो जानी है उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं। वो जाएगी तो क्या उसका मैंडेट होगा, वो हमास से कैसे वेपन्स लेगी, हमास क्या उसको वेपन्स देगी, तो बहुत सारा, यानी बहुत ही कम्प्लेक्स इशू, क्योंकि फिलिस्तीन का इशू ऑलरेडी कम्प्लेक्स है और इस जेनोसाइड ने इसको और कम्प्लेक्स बना दिया है। और उसमें सीधा हल यह है कि इजराइल को लगाम डाली जाए, इजराइल को पुनिश किया जाए और जो प्रिंसिपल मुतालबा है वो मनवाया जाए। तो जब अमेरिका उधर प्रेशर डालने के लिए तैयार नहीं होता तो फिर यह मामला और कम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि फिलिस्तीनियों पर प्रेशर डाल के वो तो ऑलरेडी अपना सब कुछ हार चुके हैं, तो उनसे आप क्या मनवाएंगे। अच्छा, अब आप जरा एक और एनालिसिस देखिए। ये फॉर्मर इजरायली एम्बेसडर है और ये एनालिसिस दे रहा है कि फीलिंग इन इजराइल इज कि गाजा सीज फायर विल होल्ड दिस टाइम। इजरायली एम्बेसडर फॉर्मर के इस दफा ऐसा लगता है कि ये सीज फायर जब वो होल्ड करेगा लंबा अरसा। देयर आर सेवरल इश्यूज कि जिसको स्टिल मॉनिटर किया जा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट द जनरल मूड इज दिस इज इरिवर्सिबल। ये जो अब मुआहदा हो गया है ये इरिवर्सिबल है और अब ये दोबारा जल्दी जब जंग नहीं छिड़ेगी। While previous ceasefire जो हैं have been broken, वो तोड़ दिए गए, I think this time it is different। माजी की निस्बत ये जो ceasefire हुआ है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। The mood in Israel has changed completely। खुद इसराइल के अंदर जो मूड है वो बिल्कुल बदल गया। सेटलर्स का वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गए। And even a few months ago there were politicians in Israel who wanted new settlements in Gaza। अभी कुछ महीने पीछे तक सूरत हाल कुछ और थी और मुकम्मल ये कंसेंसस था कि गजा में हम सेटलमेंट्स बनाएंगे, लेकिन जो दुनिया का रिएक्शन आया, ये दुनिया भर में गए, बहुत जलील हुए और ऑन ग्राउंड जो है हमास को डिफीट नहीं कर सके, तो अब बहुत ज्यादा तब्दीली आई है। सो द सेटलमेंट प्लान दिस इज गॉन। अब ये इजराइल में भी समझा जा रहा है कि ये अब वो सेटलमेंट वाला मामला चला गया। तो ये देखिए क्या रौनियत और फिरौनियत थी समुद्रज की और बैन गवर की और नेतन्याहू की। टोटल ऑक्यूपेशन, जेनोसाइड इसीलिए किया जा रहा था। तो अगर ये नहीं हो रहा तो फिर उनकी तो डिफीट है हर अंदाज में। ये सीज फायर हो जाना ही इस फिरौनों के सामने बहुत बड़ी डिफीट है। द फीलिंग इज कि जो सीज फायर है विल होल्ड, वेदर इट विल बी एन एंड टू द वॉर आई डू नॉट नो। यानी हो सकता है ये 2 साल के बाद 4 साल के बाद दोबारा शुरू हो जाए, क्योंकि देखें जब तक फिलिस्तीनी रियासत नहीं बनती तो फिर इस तरह से जंगें तो होती रहेंगी। तो हो सकता है 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद शुरू हो जाए, 6 महीने के बाद शुरू हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हफ्ते 10 दिन बाद या 20 दिन बाद जब वो दोबारा शुरू हो जाएगा। फिलहाल ये थोड़ा सा लंबा चलेगा। अगर जंग मुकम्मल बंद नहीं भी होती, यानी एक मुआहदा होता है ना कि भाई जंग खत्म हो गई है, तो जंग अगर खत्म नहीं भी होती, लेकिन ये जो एक सीज फायर हुआ है, सीज फायर का मतलब ये एक जो है वो एक एग्रीमेंट होता है कि फिलहाल जो फायर है उसको होल्ड कर लिया, उसको सीज कर लिया गया है। वो कोई कंप्लीट एग्रीमेंट फॉर द एंडिंग द वॉर नहीं होता। उसका मतलब है कि फिलहाल जो फायर है वो उसको सीज किया गया। सो टर्किश मीडिया क्या लिख रहा है? नो कंट्री लेफ्ट टू ट्रस्ट इजराइल एज गाजा सीज फायर बिगेंस। ये इजराइल की आइसोलेशन है, दुनिया में कोई मुल्क नहीं बचा है जो इजराइल के ऊपर ट्रस्ट करने वाला हो। और टर्किश मीडिया ने जो नोबेल पीस प्राइज दिया गया है वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर को, जो मडोरो की गवर्नमेंट गिराना चाहती हैं, न्यूली मिंटेड पीस लॉरिएट मकाडो फर्म ऑन प्रो इजराइल स्टांस। ये वो है जो एक बड़ी ज़ानिस्ट है और प्रो इजराइल है। तो अब उसके ऊपर भी सवालात उठे हैं कि उसको भी दिया गया है। इससे अच्छा था कि जो जिनका हक बनता है, ग्रेटा थनबर्ग को दे दिया जाता, गजा के डॉक्टर्स को दिया जाता। ऐसी बहुत सारी शख्सियात हैं जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं। एक वो जो नेतन्याहू की सपोर्टर है और गजा में जो कुछ होता रहा उसकी भी वो सपोर्ट करती रही, अब वो उसकी वीडियो सामने आ रही है। तो टर्किश मीडिया ने इस पर लिखा है। और स्विट्जरलैंड के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिसमें 18 पुलिस ऑफिसर जब जख्मी हुए। अब ये देखिए क्लैशेस भी हो रहे हैं सीज फायर के हक के अंदर जो है वो कह रहे हैं कि इसको जो है आगे बढ़ाया जाए। तो ये एक मुसलसल चेक है
वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के ऊपर, इसलिए उनके लीडर्स आ रहे हैं। देखें ना क्या मजबूरी है उनको, वैसे तो बड़े कॉन्फ्लिक्ट जारी हैं, तो अब क्या मजबूरी है, सिर्फ पब्लिक को भी दिखाना है कि भाई हम काफी कोशिश कर रहे हैं। तो ये मुसलसल चेक है इन गवर्नमेंट्स के ऊपर जो लोग निकले हुए। एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है टोनी ब्लेयर की, जो पैलेस्टाइन के वाइस प्रेसिडेंट है, उनके साथ मुलाकात हुई है। अब ये जो वाइस प्रेसिडेंट है ये इजराइल के बहुत करीब समझे जाते हैं, ये इनको इजराइल ही का नुमाइंदा समझा जाता है, अ काइंड ऑफ के जैसे वो कॉलोनियल गवर्नर नहीं लगाए जाते, तो ये वाइस प्रेसिडेंट ऐसा ही है। तो इसकी मुलाकात जो वो टोनी ब्लेयर के साथ हुई है। अब ये पता नहीं उन्होंने क्या वहां पर डिस्कस किया है, क्या मंसूबे बनाए हैं। अच्छा जी, वेनेजुएला बहुत ही टफ टाइम से गुजर रहा है, मिलिट्री कू हो सकता है, सिविल वॉर हो सकती है, फुल स्केल इन्वेजन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बात यह है कि अमेरिका ने फैसला कर लिया, 10,000 फौज उन्होंने डिप्लॉय कर दी है। यूनाइटेड स्टेट हैज डिप्लॉयड मोर देन 10,000 सोल्जर्स, और वन ऑफ द प्लान यह है कि वो कैपिटल के ऊपर अटैक करेंगे और निकोलस मडोरो को अरेस्ट कर लेंगे। वाशिंगटन में बी मूविंग टुवर्ड डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन इन द रीजन, और वेनेजुएला और फिर उसके बाद बाकी कंट्रीज के अंदर भी वो ये करेंगे। और इसके अलावा नेवल और एयर एसेट्स डिप्लॉय किए गए हैं, वॉरशिप्स डिप्लॉय हुए हैं, सबमरीन्स डिप्लॉय हुई हैं, फाइटर जेट्स F-35 ड्रोन्स ये भी यहां पर डिप्लॉय हुए हैं, ठीक है। और वेनेजुएला की जो फोर्सेस हैं वो लॉयल हैं पूरी तरह से। वेनेजुएला मिलिट्री एंड सिक्योरिटी फोर्सेस रिमेन लॉयल टू द प्रेसिडेंट निकोलस मडोरो। तो काफी कोशिश की जा रही है, लेकिन मिलिट्री जो है वो लॉयल है। तो देखिए अगर मडोरो को वो ले भी जाते हैं तो पीछे तो मिलिट्री के पास इख्तियार होगा ना, तो मिलिट्री समझती है कि वेनेजुएला के इंटरेस्ट क्या है। वेनेजुएला को अमेरिका का कठपुतली बना देना, इजराइल का कठपुतली बना देना, ज़ायनिस्ट का कठपुतली बना देना, ये तो वेनेजुएला के इंटरेस्ट में नहीं है। वो यहां पर ऑयल और गोल्ड के लिए आ रहे हैं, मिनरल्स के लिए आ रहे हैं, रिसोर्सेज के लिए आ रहे हैं, तो मिलिट्री तो लॉयल है। तो ये बहुत सारे प्लान ज़ाहिर है, अमेरिका भी एक सबसे बड़ी पावर है और बहुत ही उनके ग्रेट मिलिट्री माइंड्स भी हैं, तो बहुत सारे वो मंसूबे बना रहे होंगे। लेकिन वेनेजुएला जो पूरी तरह से तैयार है। एक बात जरूर है कि ये ट्रंप आखिरी हद तक चाहेगा कि इसको फुल स्केल इन्वेजन ना करनी पड़े। वाई? क्योंकि देखिए इसके साथ उसका जो इमेज है वो मुकम्मल पास हो जाएगा, फिर वो जो मर्जी करता रहे, फिर इसको रोज भी नोबेल इनाम दिया जाए तो ये इसका वो इमेज बन नहीं सकता, क्योंकि आप एक एक्टिव वॉर के अंदर है, उसमें फिर आप बयानियां बना नहीं सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि फिर वो जंग तो कई साल होगी, जैसे अफगानिस्तान इराक 20-20 साल जंगें, वो तो इस नौयत की जंग होगी। ऐसा तो नहीं है कि फौज दाखिल होगी और 20 दिन के बाद निकल जाएगी। तो ट्रंप का तो सारा टेन्योर इसमें निकल जाएगा, और फिर वैसे भी आगे मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि ट्रंप ने जो बाकी कॉन्फ्लिक्ट्स किए हैं, जैसे ईरान है 12 दिन का शॉर्ट, तो मेरा ख्याल है कि आखिरी हद तक ट्रंप नहीं चाहेगा कि फुल स्केल उसको इन्वेजन करना पड़े। लेकिन अगर बाकी हमलों से रिजीम चेंज ना हुआ तो फिर क्या करेगा ट्रंप? फिर क्या फुल स्केल इन्वेजन की तरफ जाएगा? तैयारी तो ऐसी लग रही है, लेकिन मेरा ख्याल बड़ा मुश्किल हो जाएगा फुल स्केल इन्वेजन करना। और देखिए ना, ऑलरेडी जो अब चाइना के अगर हम इसको रिलेट करें तो चाइना ने मिनरल्स के ऊपर लगा दिया है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ये सब बड़ी ट्रबल के अंदर आ गए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फाइटर जेट्स, आपके मोबाइल फोन, हर टेक्नोलॉजी उसमें मिनरल्स के बगैर वो चल नहीं सकते, और 90% जो सप्लाई है वो चाइना कंट्रोल करता है। अब अगर अल्टरनेटिव सप्लाई बनानी है तो उसके लिए कम से कम वेस्ट को 10 साल चाहिए। तो जब ये नेतन्याहू की वॉर्स में टोनी ब्लेयर और बुश और अमेरिका और फिर ये सारे बिजी थे, तो चाइना क्या कर रहा था? चाइना ये इंडस्ट्री डेवलप कर रहा था, मिनरल्स और प्रोसेस कर रहा था, डेवलप कर रहा था, और ये चाइना का मजाक बनाते थे और ये जंगे छेड़े हुए थे। तो आप देखें ना कि उसका नतीजा ये हुआ कि चाइना का अब इतना बड़ा कंट्रोल आ गया। मैंने आपको बताया कि इन सेंचुरीज कोई ऐसी ताकत आई नहीं कि वो इतना बड़ा कंट्रोल रखती हो। तो अब अगर ओवरनाइट मुतबादिल मिनरल्स की सप्लाई नहीं पैदा की जा सकती, उसके लिए कम से कम 10 साल चाहिए। 10 साल में तो पता नहीं दुनिया में क्या से क्या हो जाएगा। 10 साल उनकी ये इंडस्ट्री कैसे सर्वाइव करेगी? ये 10 दिन सर्वाइव नहीं कर सकती। इनको अगर मिनरल्स मिलना बंद हो जाए ना, पहले दिन जब ट्रंप ने तिजारती जंग का आगाज किया, फिर फौरन पीछे क्यों हटना पड़ गया? क्योंकि इंडस्ट्री चली 10 दिन नहीं चल सकती। ये मिनरल्स है ना, ये बिल्कुल एक अलग नौयत का वॉरफेयर है, ये बिल्कुल अलग नौयत का ये वेपन है। मतलब इतना कंट्रोल इसका कोई मुतबादिल है ही नहीं, और इसका 90% कंट्रोल जो है वो चाइना के पास है, और मुतबादिल में आप कुछ इस्तेमाल कर नहीं सकते। इतना ज्यादा वेस्ट घुटनों पर आ गया ना चाइना के सामने, और ये चाइना ने पहली बार इस सतह का इतना रिस्ट्रिक्ट किया है। तो क्या करेंगे मतलब चाइना के खिलाफ? तो उधर अगर ये मिडिल ईस्ट में फिर ट्रंप कहीं इन्वॉल्व होता है और ये वेनेजुएला में या आगे पीछे लंबी जंगों में, तो फिर वो इस चीज के ऊपर फोकस तो नहीं कर सकता। दरमियान में ये भी खबरें मुख्तलिफ आती रहती हैं कि फलां प्रोजेक्ट जो वो फंडिंग की वजह से रुका हुआ है, फलां में जो वो टेक्नोलॉजी उस लेवल की वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके। खुद F-35 के ऊपर जो रिपोर्ट आई वो भी हमने आपके सामने रखी। तो इस एम्पायर को बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और ये चैलेंजेस है वो निकल नहीं सकता है अगर वो नेतन्याहू की मजीद जंगों में इन्वॉल्व हुआ। तो जो पॉलिसीज वगैरह नजर आ रही है मिडिल ईस्ट में, वो देखेंगे क्या होता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ट्रंप फिलहाल चाहता है कि ये पॉज हो जाए। फिलिस्तीनी रियासत में वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन चाहता है फिलहाल ये पॉज हो जाए। लेकिन पॉज यानी इजरायली फौज भी बैठी रहे, हमास भी वेपन्स लेकर बैठे रहे, और रिकंस्ट्रक्शन भी ना हो,
तो ये कैसे पॉज रहेगा, ये अपनी जगह पर सवाल है। और दूसरा जो नेतन्याहू क्या चुप करके आराम से बैठा रहेगा, ये अपनी जगह पर सवाल है। तो काफी कॉम्प्लेक्स टाइम है और उसकी वजह सिर्फ ये है कि अमेरिका और वेस्ट की मुसलसल जंगों ने अब उनको एक अजीब दोराहे के ऊपर जब लाकर खड़ा कर दिया है। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल आपके साथ शेयर किया, अपने राय से लगा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।